चले ध्यान देते हैं सारे बच्चे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में बताए थे कि जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं होती है जिनकी सहायता से जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। मतलब हमारे बॉडी का एक मेंटेनेंस होता है। अब ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत सारी है, जिनमें से हमने एक को पढ़ के आ चुके हैं। वो कौन था? पोषण। आज से स्टार्ट करेंगे बच्चों आपका श्वसन। अब श्वसन की जब बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले ये समझेंगे श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे जैसे जितने भी जीव हैं उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। हमारे जैसे जीव है जिनको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। हमने बताया ना कि हम जो भी क्रिया करते हैं बच्चों, उन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अगर यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं तो मेरे बॉडी में क्या होना चाहिए? ऊर्जा। इवन आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? ऊर्जा। तो सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है बच्चों, ये ऊर्जा हमें प्राप्त होता है कहाँ से? भोजन से। क्योंकि भोजन के अंदर क्या होते हैं बच्चों? पोषक तत्व। भोजन के अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है ये तो पता है ना? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? पोषक तत्व। तो हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। तो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है बच्चों, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस विधि का हम लोग यूज करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण। परंतु पोषण के द्वारा जो भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं वो भोजन आपका किस रूप में पाया जाता है बच्चों? वो भोजन आपका पाया जाता है जटिल रूप में। जो भोजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पोषण के दौरान जिस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे हमने रोटी सब्जी खा ली, दाल चावल खाया, ये सारे भोजन किस रूप में होते हैं बच्चों? जटिल रूप में। तो जटिल रूप में भोजन को हमारा शरीर डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकता। मतलब रोटी खाए, उस रोटी को हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता क्योंकि वो जटिल है। तो इस जटिल भोज पदार्थ को हम लोग बॉडी में, हमारे शरीर में घुलनशील बनाने के लिए इस जटिल भोज पदार्थ को आपका तोड़ा जाता है सरल भोज पदार्थ में। और जिस क्रिया के द्वारा ये होता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों पाचन। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब पाचन क्रिया द्वारा हमारा जो भोजन जटिल रूप में था, तो क्या बोले बच्चों कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करें वो किस रूप में है? इस जटिल रूप से सरल रूप में तोड़ने के लिए हमने कौन सी क्रिया की? पाचन। पाचन क्रिया करने के लिए भी हमारे शरीर में बच्चों एक विशेष प्रकार का तंत्र विकसित था, जिस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के द्वारा भोजन क्या हो जाता है आपका? जटिल रूप से सरल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सरल रूप में भोजन तैयार होता है, इस भोजन को हमारा शरीर आसानी से क्या कर लेता है? अवशोषित। अच्छा, जो भोजन आपके सरल रूप में तैयार होता है, शोषित करके इस भोजन को कहाँ मिला लेते हैं? रक्त में। याद रखिएगा, भोजन अवशोषित होके कहाँ मिल जाता है बच्चों? रक्त में। और रक्त के द्वारा, मतलब रक्त परिवहन के द्वारा ये जो भोजन है ये हमारे कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर में।
क्योंकि रक्त का तो परिवहन पूरे बॉडी में हो रहा है ना, हर जगह हमारे बॉडी में रक्त है। तो जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्सॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। इतनी बात यारी समझ में। ये पाचन में हमने किया था। लेकिन मेन उद्देश्य खाना खाने का क्या है, भोजन ग्रहण करने का मेन उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्त करना। भी ऊर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ भोजन को खाएं, पाचन क्रिया द्वारा क्या हुआ, वो जटिल भोज्य पदार्थ किसमें टूट गया और वो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल गया है। वे ऊर्जा मुक्त नहीं हुआ है। ऊर्जा अगर हमें मुक्त करना है, जो खाना खा रहे हैं उससे ऊर्जा मुक्त करना है, तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी बच्चों, श्वसन। केवल पोषण करने से, मतलब केवल खाने से हमारे बॉडी को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जो खाना खाए हैं वो तो आपके सरल रूप में टूट गया। सरल रूप क्या है पता है ना, ग्लूकोज। सरल रूप क्या है बच्चों, भोजन का ग्लूकोज। तो ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज अवशोषित हुआ और सारी कोशिकाओं तक क्या पहुंच गया, हमारे शरीर के जितनी ऊतक है या जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके तक क्या पहुंच गया, ग्लूकोज। लेकिन उस ग्लूकोज से मेन उद्देश्य है हमारा क्या मुक्त कराना, ऊर्जा मुक्त कराना। तो उसके लिए हमें कौन सी क्रिया करनी होगी, श्वसन। याद रहेगा, श्वसन क्रिया द्वारा पचे हुए भोजन से या अवशोषित भोजन से हम लोग क्या मुक्त करवाते हैं, ऊर्जा। अब ये कैसे करवाते हैं, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा, श्वसन और सांस लेना दो अलग अलग क्रिया है, दोनों को एक मत समझिएगा। श्वसन से बहुत बच्चे के माइंड में घूम रहा होगा कि सांस लेना, सांस लेना अलग क्रिया है बच्चों, और श्वसन अलग क्रिया है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन ये दो अलग अलग चीजें। सांस वाले में, मतलब ब्रीदिंग वाले में हम लोग क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये श्वसन में हो, सॉरी ये सांस लेने में हो रहा है कि सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया, सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। लेकिन श्वसन अलग प्रक्रिया है, श्वसन थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। हालांकि ब्रीदिंग से रिलेटेड है, हम लोग जब सांस लेते तो उससे रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा कि होता क्या है। चलिए, पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि जीवन संबंधित क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। जितने भी आपका क्रिया हो रही है जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, मतलब हम अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा की पूर्ति किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा। पोषण क्या है, ये सारे बच्चे भली भांति जान रहे हैं। पोषण के द्वारा ये ऊर्जा हमारे बॉडी को पूरा होता है। वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ का उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। जो जटिल भोजन हमने ग्रहण किया, रोटी खाया, सब्जी खाया, दाल चावल ये सब खाया, ये कैसे है, ये जटिल भोज्य पदार्थ है। इनका सीधा हम लोग यूज नहीं कर सकते किसमें, ऊर्जा प्राप्त करने में। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उनके सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि वह ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। ध्यान में रहेगा, इस ऊर्जा का जटिल रूप से, मतलब जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण किए हैं उस भोज्य पदार्थ का आपके जटिल रूप से क्या करते हैं हम लोग, सरल रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट। और जब जटिल रूप से सरल रूप में कन्वर्ट करते हैं तभी जाके हमारा शरीर उस भोजन को क्या कर लेता है, शोषित कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जो भोजन पचता है किस रूप में, लास्ट में जो भोजन तैयार होता है वो किस रूप में, और ये ग्लूकोज रक्त की सहायता से कहाँ पे चला जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में हमारा क्या मौजूद है बच्चों, ग्लूकोज।
अब इस ग्लूकोज से हमें क्या मुक्त कराना है बच्चों? ऊर्जा। इस ग्लूकोज से हमें क्या मुक्त कराना है? ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा मुक्त कराने के लिए इस ग्लूकोज का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया होता है बच्चों, जिसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होता है जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो भोजन के अणुओं को, मतलब ग्लूकोज को तोड़कर उससे ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ग्लूकोज अणुओं को तोड़कर उससे क्या मुक्त कराने के लिए? ऊर्जा मुक्त कराने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो बचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन, बचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। जब भोजन का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है, तब बचे हुए भोज अणुओं से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। तो अगर हमें ऊर्जा मुक्त कराना है बच्चों, तो हमें बचे हुए भोजन का क्या करना होगा? और ऑक्सीकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन की पूर्ति कब होगी? जब हम कौन सी क्रिया करेंगे? श्वसन की क्रिया। जब हम कौन सी क्रिया करेंगे बच्चों? श्वसन की क्रिया। ध्यान देंगे, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव है। याद रखिएगा, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण कितनी परिस्थितियों में संभव है? तो याद रहेगा, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण कितनी परिस्थितियों में संभव है? तो पहला है बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे अवैवीय श्वसन कहते हैं, तथा दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे वैवीय श्वसन कहते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो श्वसन है आपका, ये जो श्वसन है, ध्यान देंगे, ये श्वसन आपके दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? याद रहेगा, श्वसन कितने प्रकार के हैं? तो एक है बच्चों, एक है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। याद रहेगा, क्या याद रखना है बच्चों? कि जो आपका भोजन है, उस भोजन अणुओं का विखंडन, मतलब उनका टूटना, उससे ऊर्जा मुक्त कराना कितनी परिस्थितियों में हो सकता है? तो मतलब हम लोग श्वसन को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? एक आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक आपका क्या है? उपस्थिति में, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है बच्चों, तो इसको कहते हैं वैवीय श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, उस श्वसन को क्या कहते हैं? और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है, वो होता है आपका अवैवीय श्वसन। याद रहेगा, याद रहेगा, श्वसन कितने प्रकार के बच्चों? वैवीय और श्वसन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? वैवीय श्वसन और, अब क्वेश्चन ये पूछे कि वैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की वैवीय श्वसन कब होता है? और अवैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। याद रहेगा, बढ़े आगे, चले, यहां ध्यान देंगे।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्योंकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की कहाँ होती है, अनुपस्थिति में होती है, जिसके कारण ग्लूकोज अणुओं का विखंडन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। और जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है बच्चों, तो ऊर्जा आपका कैसे मुक्त होती है, कम मात्रा में। ऊर्जा मुक्त तो होगी, लेकिन वो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में क्या होगी, मुक्त होगी। याद रहेगा। अवायवीय श्वसन में भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही क्या होती है, भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन द्वारा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए केवल पोषण इंपॉर्टेंट नहीं है। पोषण के द्वारा केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फूड में आपका क्या कर देते, तोड़ देते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में क्या कर देते, तोड़ देते हैं, जैसे ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। और ये ग्लूकोज पोषण क्रिया द्वारा ही आपका कहाँ अवशोषित हो जाता है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी के कोशिकाओं में। अगर आपको ऊर्जा मुक्त करना है, और उस ऊर्जा की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की। हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन के द्वारा ही आपके खाद्य पदार्थ का पूर्ण रूप से क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जब खाद्य पदार्थों का मतलब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा, तो ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा। अब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमारा शरीर कौन सी क्रिया करता है, श्वसन। तो श्वसन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पोषण। केवल पोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें पोषण भी करना होगा और श्वसन भी। पोषण में क्या हो रहा है और श्वसन में क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। पोषण में जटिल खाद्य पदार्थ टूट के क्या बन गया, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और इस ग्लूकोज को कौन अवशोषित कर लिया, रक्त। रक्त कहाँ मिला दिया, कोशिका तक पहुंचा दिया, बस हो गया, पोषण का काम खत्म। अब इसी ग्लूकोज से अगर ऊर्जा मुक्त करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा, और जब ग्लूकोज का होगा ऑक्सीकरण, तब ज्यादा मात्रा में क्या मुक्त होगा, ऊर्जा। तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मुक्त करने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन की पूर्ति कौन सी क्रिया द्वारा होगा, श्वसन क्रिया द्वारा होगा। कौन सी क्रिया द्वारा होगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वृहत रूप में, वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन। जिनके द्वारा शरीर में किसका उत्पादन होता है बच्चों, श्वसन उन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन उन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसके द्वारा शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। या शरीर में किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का। याद हुआ श्वसन का डिफिनेशन, श्वसन का डिफिनेशन याद हुआ। श्वसन वृहत रूप में वे सारी क्रियाएं हैं, जिनके द्वारा शरीर में किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का। श्वसन वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिनके द्वारा शरीर में किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का। याद रहेगा। तो अगर शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना है बच्चों, तो हमें कौन सी क्रिया करनी होगी, श्वसन।
अब समझते हैं आगे। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी-कभी वसा या विशेष परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन किया जाता है। देखिए, हमें पता है कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो ये 3 चीजों में टूटता है। ग्लूकोज, आपका वसा या एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड बोलते हैं इसको। इन 3 चीजों में क्या होता है, टूट के हमारे शरीर में क्या हो जाता है बच्चों, अवशोषित हो जाता है। याद रहेगा, जब भोजन का पाचन होता है तो वो भोजन सरल जटिल रूप से क्या में कन्वर्ट होता है और किस रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल। ग्लूकोज, वसा या, तो इन ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब इनका ऑक्सीकरण होता है बच्चों तो ये विघटित होते, विघटित मतलब समझ रहे हैं, ये टूटते हैं। विघटित मतलब ये टूटते हैं और क्या मुक्त करते हैं, ऊर्जा, जिससे उनके बंधन टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होते हैं। याद रहेगा, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के द्वारा भोजन जटिल रूप से सरल रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, वसा और इम्यूनो। याद रहेगा, जटिल भोज पदार्थ टूटकर सरल भोज पदार्थ में टूटता है और किस किस रूप में स्टोर होता है, ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल। ग्लूकोज, वसा और, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होते, विघटित होते, विखंडित होते, टूटते हैं। और टूटते हैं तो जो इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है वो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है। क्लियर है, स्टेप याद रहे ना, हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, जो ये ऊर्जा टूटता है, जो ऊर्जा आपका मुक्त होता है वो ऊर्जा आपके एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। एटीपी क्या है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है बच्चों, एक विशेष प्रकार का यौगिक है जिसके अंदर ऊर्जा क्या रहता है, संचित। मतलब ऐसा समझिए, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम लोग अर्निंग करते हैं तो अपना पैसा कहाँ सेव करते हैं, बैंक में। और जरूरत के अकॉर्डिंग जब जरूरत होता है तो उस पैसे को बैंक से निकालकर उसका यूज करते हैं। ठीक, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं बच्चों तो वो भोजन पहले टूटता है, जटिल रूप से किस रूप में टूटा, सरल रूप में। अब अब जो भोजन टूट गया सरल रूप में, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा के रूप में, जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होने पर क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। ये जो ऊर्जा मुक्त होता है बच्चों, ये एक ही बार में यूज नहीं होता। ये ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या रहता है बच्चों, स्टोर रहता है। और जरूरत के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऊर्जा। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम खाए और 4 दिन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा तो होगा ना। 4 दिन भूखे रह जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ, वीकनेस आएगा लेकिन कुछ तो ऊर्जा स्टोर होगा। तो जो खाना खा रहे बच्चों, उस खाने से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो ऊर्जा किस फॉर्म में जमा हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, और ये जो एटीपी है ये हमें जरूरत के समय क्या प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा। जब जितना जरूरत है उतना ऊर्जा कौन देता है, एटीपी। तो डायरेक्ट ऊर्जा नहीं आपका बनता, ऊर्जा टूटता है और टूटकर किस रूप में तैयार हो जाता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, याद रहेगा ना, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, नाम याद रखिएगा, एटीपी क्या है बच्चों, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा क्या रहता है बच्चों, संग्रहित हो जाता है।
इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विखंडन के द्वारा करते हैं। और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, सारे बच्चे, जब हमें जरूरत होती है किसकी, ऊर्जा की, तो यही एटीपी का विखंडन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। क्योंकि अगर लंबे समय तक भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में ऊर्जा की उपस्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि पहले से किस रूप में स्टोर है ऊर्जा, एटीपी के फॉर्म में। और धीरे धीरे इसी ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। धीरे धीरे इसी ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। मतलब जितनी भी जैव कोशिकाएं, मतलब जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, जैव मतलब क्या हो गया, जीवित, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा का, किसका, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, एटीपी। तो एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, एटीपी। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार हुआ है। वापस से क्वेश्चन क्या पूछता है, सभी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, एटीपी। और एटीपी है क्या, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए एटीपी का निर्माण किसका, याद, यहाँ पे ध्यान देंगे, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण होता है सारे जीवित कोशिकाओं में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, अब एटीपी का निर्माण होता है जीवित कोशिकाओं में, इसलिए एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, याद रहेगा। एटीपी आपका क्या है बच्चों, ऑप्शन दे देगा इनमें से जैव ऊर्जा कौन है, चार को ऑप्शन दे देगा। तो एटीपी क्यों हो रहा है, क्यों इसको जैव ऊर्जा कह रहे हैं, क्योंकि एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है बच्चों जीवित कोशिका में। एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, अगर एटीपी का निर्माण जीवित कोशिका में हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिए है, जैव ऊर्जा। इसलिए इसको क्या नाम दिए है, तो एटीपी का हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, चले ध्यान दीजिएगा। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है तथा ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब इस जैव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जैव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोशिका किसका यूज करती है, ग्लूकोज का। किसका यूज करती है, ग्लूकोज। क्या है ये तो पता है ना, जब भोजन आपके जटिल रूप से सरल रूप में कन्वर्ट होता है तो ये किस रूप में जमा होता है, तो एटीपी को बनाने के लिए, मतलब जैव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जनरली कोशिका किसका यूज करती है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा गया बच्चों, कोशिकीय ईंधन। मतलब हमारे कोशिका का जो ईंधन है, हमारे कोशिका का जो ईंधन है वो ईंधन क्या है, जैसे हमारे गाड़ियों का ईंधन कौन है, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि वो भी तो एनर्जी से चल रही है ना। पेट्रोल और डीजल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा कार या बाइक आपका चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए, ऊर्जा। तो हमारे बॉडी के लिए कोशिकीय ईंधन काम करेगा, और ये जो कोशिकीय ईंधन है वो कौन है, ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन कौन है बच्चों, याद रहेगा, कोशिकीय ईंधन कौन है, हमारे कोशिकाओं के लिए कोशिकीय ईंधन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देंगे सारे बच्चे। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकाएं ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से
उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। समझिएगा स्टेप को। स्टेप क्या हो रहा है? सबसे पहले मान लेते बच्चों ये हमारा कोशिका है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझिएगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है बच्चों? कोशिका। और जब भोजन पचता है तो भोजन जो पचता है वो किस रूप में तैयार होता है? ग्लूकोज के रूप में। और ये ग्लूकोज भी कहाँ स्टोर है पता है आपको? कोशिका के अंदर। ये ग्लूकोज भी कहाँ आपका स्टोर है? अब हमें इस ग्लूकोज से बच्चों क्या प्राप्त करना है? ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये कहाँ मौजूद है? हमारे वातावरण में। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ मौजूद है? स्टेप समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन, सांस लेते हैं। जैसे सांस लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ आता है? शरीर के अंदर। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है, ध्यान से समझिएगा, ये जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है तो ये ऑक्सीजन जाता है कहाँ बच्चों? फेफड़ों में। कहाँ जाता है? याद रखिएगा, वातावरण से ग्रहण किया गया ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाता है? फेफड़ों। फेफड़ा समझ रहे हैं? लंग्स। जो चेस्ट कैविटी के क्या है? अंदर। यहाँ पे क्या है? हमारा फेफड़ा। सांस लिए, ये ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ा में क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। फेफड़ों से क्या होता है? ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? रक्त में। फेफड़ों से ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है बच्चों? रक्त में। याद रहेगा, फेफड़ों से ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? और रक्त क्या करता है बच्चों? रक्त अपने परिवहन के दौरान, जब रक्त हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, उस परिवहन के दौरान रक्त कहाँ पे आ जाता है? कोशिकाओं में। रक्त कहाँ पे आ जाता है? अब इस रक्त में क्या मिला हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन। ये रक्त में क्या मिला हुआ है? ये ऑक्सीजन भी कहाँ आ गया? कोशिका के अंदर। ये ऑक्सीजन भी कहाँ आ गया? कोशिका के अंदर। इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण। इस ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया में ये ग्लूकोज क्या होगा? विखंडित। विखंडित मतलब ये ग्लूकोज आपका टूट जाएगा। और जब ग्लूकोज का विखंडन होगा बच्चों, जब ये ग्लूकोज का क्या होगा? ये ग्लूकोज विखंडित होगी, टूटेगी। तो टूटने पर इसके अंदर मुक्त होगा बच्चों ऊर्जा। क्या मुक्त होगा? कोशिका के अंदर क्या मुक्त होगा? ऊर्जा। और एक चीज मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। केवल ऊर्जा नहीं मुक्त होगा, ग्लूकोज के विखंडन से, याद रखिएगा, ग्लूकोज के विखंडन से केवल ऊर्जा मुक्त है। ऊर्जा के साथ और क्या मुक्त होता है? ऊर्जा के साथ और मुक्त होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होगी, विखंडित मतलब टूटेगी, ऑक्सीकृत होगी। और ऑक्सीकृत होकर क्या मुक्त करेगी बच्चों? ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। सुनिए, ऊर्जा का तो यूज करेगी कौन? कोशिका। कोशिका में वृद्धि के लिए, अगर कोशिका टूट फूट गई है तो उसके बनावट के लिए, उसके लिए ऊर्जा का यूज करेगी। या कोशिका दीर्घन के लिए, कोशिका के नए निर्माण के लिए, इन सब के लिए ऊर्जा का उपयोग कर लेगी। बच कौन जाएगा बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से किससे निकलेगा? कोशिका से। और कोशिका से निकल के वापस से कहाँ मिल जाएगा? रक्त में। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और निकल के वापस से कहाँ मिल जाएगा? ये रक्त फिर घूमकर, ये रक्त फिर घूमकर कहाँ पहुंचेगी? फेफड़ों में। ये रक्त फिर घूमकर कहाँ पहुंचेगी? और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वातावरण। वापस से कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वातावरण। तो ये पूरी क्रिया हो रही है, ये पूरी क्रिया हो रही है। आ रहा है समझ में?
कौन कौन सी क्रिया हो रही है, आ रहा है समझ में कि कोई दिक्कत? सबसे पहले पहले स्टेप में क्या किए, वातावरण से क्या ग्रहण किया, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन ग्रहण की, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, फेफड़ों में। फेफड़ों के पास कौन आया बच्चों, रक्त। ये रक्त में कौन मिलेगा, हालांकि इसका एक स्पेशल नेम है जो आगे बात करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आगे डील करेंगे इस पे। रक्त के साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। जब रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें पता है कि रक्त का परिवहन कहाँ हो रहा है, पूरे बॉडी में। हर एक कोशिका तक कौन लेके जा रहा है, रक्त। तो रक्त क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा देगा, प्रत्येक कोशिका में। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या पहुंचेगा, रक्त। और रक्त के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। कोशिका में पहले से कौन था, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, भोजन के पाचन क्रिया के द्वारा। जब भोजन पाचित हो गया तो ग्लूकोज कहाँ जाके जमा हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऐसे शोषण को क्या कहते हैं, ऐसे शोषण को क्या कहते हैं, वैवीय शोषण कहते हैं। अभी नहीं बताए कि शोषण के प्रकार का, कौन कौन, यहाँ ध्यान दीजिए ना, वैवीय और अवैवीय, यहाँ ध्यान देंगे। शोषण कितने प्रकार के, वैवीय और, अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है ना ग्लूकोज का विखंडन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो बच्चों कैसी शोषण, और वैवीय शोषण के द्वारा क्या मुक्त होगा, याद रखिएगा, केवल ऊर्जा मुक्त। उसके साथ आपके वेस्ट मटेरियल भी तैयार होगा, वो कौन है, कार्बन डाई। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ मिल जाएगा, और रक्त के द्वारा वापस से ये रक्त कहाँ पहुंचेगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े के द्वारा क्या निकल जाएगा, बाहर, और कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको पढ़िए, आप समझ जाइएगा। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। जितनी भी शरीर की कोशिका है उनके वहां तक क्या पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन। जहां इसका उपयोग किस रूप में होता है, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण करने में। कोशिकीय ईंधन कौन है, ग्लूकोज, याद रखिएगा, कोशिकीय ईंधन कौन है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। और जब विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो क्या मुक्त करता है, इस जैव ऊर्जा को एक और नाम से जानते हैं, इस जैव ऊर्जा को एक और नाम से जानते हैं, एटीपी। किसका उत्पादन होता है बच्चों, एटीपी। तथा इस क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। तो समझ रहे श्वसन कितना बड़ा प्रोसेस है। श्वसन में क्या क्या हो रही है, पहले ऑक्सीजन ग्रहण किए, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ गया, रक्त के द्वारा, रक्त परिवहन द्वारा ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। कोशिका में पहले से कौन मौजूद है, उस ग्लूकोज का क्या क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या मुक्त हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ मिला, रक्त में। और वापस से रक्त से कहाँ आया, फेफड़ों में। और सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या निकल गया, बाहर। तो ये सारे सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। अब आया समझ में श्वसन क्या है। अभी किसी बच्चे को दिक्कत है श्वसन में तो बताइए, एकदम तोड़ के बताए हैं श्वसन को। अभी किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। और ये थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखिएगा कि क्या हो रहा है। ये डायग्राम से आप शॉर्टकट में ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन वातावरण से क्या ग्रहण किए, ये हमारा मान लेते हैं वातावरण। वातावरण से क्या ग्रहण किए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया बच्चों, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ गया, रक्त में क्या मिल गया, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, कोशिका में क्या हुआ, ग्लूकोज का विखंडन।
ग्लूकोज के विखंडन से क्या बना? ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा को कोशिका यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कहाँ मिला दिया, और रक्त वापस से कहाँ लेके गया? फेफड़ों में। और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ मिल गया? वातावरण में। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, छोटे से डायग्राम से श्वसन को आप समझ सकते हैं कि श्वसन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। बढ़े आगे, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आपका श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये जो श्वसन की क्रियाएं हो रही है, जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है, वो ऊर्जा कहाँ मुक्त हो रहा है? कोशिका के अंदर। ये पूरी जो श्वसन की क्रिया हो रही है बच्चों, जिसमें आपका ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ मुक्त हो रहा है? कोशिका के अंदर। इसलिए आपके श्वसन को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? कोशिकीय श्वसन। क्योंकि ये संपूर्ण क्रिया कहाँ हो रही है बच्चों? संपूर्ण क्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, इसलिए श्वसन को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। श्वसन को क्या, सॉरी, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पे। श्वसन कितने प्रकार के? वैवीय और, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवैवीय श्वसन की। ध्यान देंगे, इससे आपका बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो भी लॉन्ग में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी अब स्लाइड चलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने क्या बताया था कि श्वसन जो होता है बच्चों, वो कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? अवैवीय श्वसन और, अगर एक लाइन में याद रखना है तो अवैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की। और वैवीय श्वसन कब होता है? एक लाइन में याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा मार सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, अवैवीय श्वसन, श्वसन का क्या है? प्रथम चरण। मतलब हमारे जैसे जीवों में बच्चों, याद ध्यान देंगे, हमारे जैसे जीवों में श्वसन आपके दो चरण में होता है। श्वसन कितने चरण में होता है? प्रथम चरण है बच्चों अवैवीय श्वसन, और द्वितीय चरण है वैवीय श्वसन। याद रहेगा, हमारे जैसे जीवों में श्वसन कितने चरण में? प्रथम चरण कौन है? प्रथम चरण कौन है? याद हुआ? पीछे बेंच याद हुआ? खड़ा होगे चारों, खड़ा हो। श्वसन का प्रथम चरण कौन है? आप तीनों बोलेंगे। श्वसन का द्वितीय चरण कौन है? बैठ जाइए आप तीनों जवाब देंगे। श्वसन का द्वितीय चरण कौन है? वैवीय श्वसन। आप ही बैठेंगे, आप दोनों जवाब देंगे। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? आप जवाब देंगे। श्वसन को कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए। श्वसन को कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं? खड़े रह गए आप दोनों। यहाँ ध्यान दीजिए, श्वसन कितने चरण में होता है बच्चों? प्रथम चरण को क्या कहते हैं, और द्वितीय चरण को? आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये तो पता चल गया यह श्वसन का कैसा चरण है। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वैवीय श्वसन में बच्चों ग्लूकोज का कैसा विखंडन होता है? आंशिक। आंशिक मतलब समझ रहे ना,
थोड़ा सा आपका विखंडन हो, पूर्ण रूप से ना होकर हल्का हल्का क्या हो जाएगा, विखंडित। तो अवयवीय श्वसन, तो श्वसन का आपका प्रथम चरण है, इसमें ग्लूकोज का कैसा विखंडन होता है, आंशिक विखंडन। ग्लूकोज का कैसा विखंडन बच्चों, और आंशिक विखंडन होने पर इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का एक अणु है बच्चों, ये ग्लूकोज का कितना अणु है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C6H12O6 आंशिक, अच्छा ठीक है, याद है, देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एक अणु है, ये ग्लूकोज का कितना अणु है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब आपका ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है, जब ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एक अणु टूटता है आपके 2 अणु में। ग्लूकोज का एक अणु टूटता है कितने अणु में, और जब ये 2 अणु में टूटता है तो कार्बन के 3 अणु बनाते हैं, C3 और C3। पहले कितने टोटल कार्बन है, 6। ये टूटता है तो कितने कार्बन के अणु में टूटता है, 3, C3 और। इस 3 कार्बन वाले अणु को याद रखिएगा, इस 3 कार्बन वाले अणु को, यहाँ ध्यान दीजिए, इस 3 कार्बन वाले अणु को हम लोग कहते हैं पायरुवेट। क्या कहते हैं, पायरुवेट। तो पायरुवेट क्या है बच्चों, कार्बन का 3 अणु। कब बनता है, कब बनता है, जब ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडित होता है। जब ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडित होता है तो ग्लूकोज का एक अणु कार्बन के 3 कार्बन के 2 अणु में टूटते हैं, 3 कार्बन के 2 अणु में टूटते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने हैं, 6। ये टूटे और क्या बने, C3 और। ये जो C3 है, कार्बन का कितने परमाणु से मिलकर, 3 परमाणु से मिलकर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट। इसी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा प्रेरित होता है। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन तैयार हुआ, अवयवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है, अवयवीय श्वसन कहाँ होता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में। याद रहेगा, अवयवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है अतः उसमें निहित ऊर्जा बहुत छोटा सा भाग मुक्त हो पाता है, शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में संचित रहती है। पायरुवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। याद रखिएगा, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और आंशिक विखंडन होकर किसका निर्माण होता है, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन वाला अणु। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन वाला अणु। अब जो ऊर्जा मुक्त होती है अवयवीय श्वसन में, जो ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो विखंडित होकर किसका निर्माण कर लेता है। अब इस पायरुवेट का आगे 3 चरण में विखंडन होता है। कितने चरण में, पायरुवेट आपके कितने चरण में विखंडित होता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन रहता है, मतलब रहता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। पायरुवेट का प्रथम चरण की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पायरुवेट पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पायरुवेट किसकी अनुपस्थिति में बच्चों, याद रखिएगा सारे बच्चे, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या में टूटता है बच्चों, इथेनॉल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रहेगा,
और यह क्रिया होती है बच्चों किसमें? यह क्रिया कहलाती है किण्वन, जो किसमें होती है? ईस्ट में। ईस्ट समझे? ईस्ट देखे हैं? जिसको ब्रेड वगैरह को बनाने में किसका यूज करते हैं? ईस्ट का। ब्रेड हो गया, केक हो गया, छोला भटूरा हो गया, पावरोटी हो गया, इन सबको बनाने में किसका यूज करते हैं? ईस्ट का। या जलेबी निर्माण करने के लिए इस सब में किसका यूज करते हैं? ईस्ट का। तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले अवयवीय श्वसन, श्वसन का कैसा है? प्रथम चरण, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है। और आंशिक विखंडन होकर ग्लूकोज का एक अणु, मतलब कार्बन का, जो कार्बन के 6 परमाणु थे, वो 3-3 में क्या हो जाते हैं? डिवाइड। जिसको क्या कहते हैं? और यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। यह क्रिया कहाँ होती है बच्चों? अब होता क्या है कि आपका ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडित होकर किसका निर्माण करते हैं? पायरुवेट का। इस पायरुवेट का जो आगे जो विखंडन होता है वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? पहले चरण में पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? इथेनॉल। और ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए सारे बच्चे को, कि अगर पायरुवेट आपका टूटेगा तब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल। और इथेनॉल। और याद रहेगा, पायरुवेट टूट कर किसका निर्माण करेगा बच्चों? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। यह क्रिया क्या कहलाती है? जो किसमें होती है? याद हो प्रथम चरण। यहाँ ध्यान देंगे, क्या दिक्कत हो रहा है वहां? पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ दीजिए, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर किसका निर्माण कर रहा है बच्चों? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। आवाज निकालिए, इथेनॉल और, आवाज निकालिए, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है किण्वन। यह क्रिया क्या कहलाती है? जो आपका किसमें होता है? प्रथम चरण हो गया, प्रथम चरण आ गया सबको। प्रथम चरण कहाँ हो रहा है? ईस्ट में। यह क्रिया क्या कहलाती है? इसमें किसका निर्माण होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा सुनिए, दूसरा आपको मजा आ जाएगा। दूसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन का अभाव मतलब ऑक्सीजन होगी तो, ऑक्सीजन होगी तो, बट पर्याप्त मात्रा में ना होकर बहुत कम मात्रा में। पहले वाले में क्या था? अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन था ही नहीं। और जब ऑक्सीजन था नहीं तो पायरुवेट किसका निर्माण किया? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके दूसरे चरण में ऑक्सीजन का क्या है बच्चों? अभाव। मतलब ऑक्सीजन तो है बट उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होनी चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। याद रहेगा, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट हमारे मांसपेशियों में किसका निर्माण करता है? हमारी पेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय होने से दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी के कारण ऐंठन या तकलीफ आती है। आपने नोटिस किया होगा, देखिए ये सारे बच्चे में हो रहा है। अभी क्या है? अभी बैठे हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी बैठे हुए हैं, हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप दौड़ते हैं, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ये तो फील भी किए ना, दौड़ने टाइम हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। हम लोग सांस भी क्या लेने लगते हैं जल्दी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे आपको बोलेंगे 100 बार उठा बैठी करने, है ना? तो जैसे 100 बार उठा बैठी कीजिएगा, 10 या 20 बार के बाद आपका सांस क्या होने लगेगा? तेज चलने लगेगा।
हमें हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में बच्चों ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बनता, जिसके वजह से पायरुवेट किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। पायरुवेट किसका निर्माण करता है? पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में किसका निर्माण करता है? और जब ये लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा संचित हो जाती है, कहाँ? हमारे मांसपेशियों में, तो हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाता है? दर्द। और ये फील किए होगे, जैसे बहुत दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और एक दिन चाहिए संडे को खेल के आ जाइए, अगर बॉलिंग कीजिएगा तो हाथ में दर्द हो जाएगा और फील्डिंग कीजिएगा तो पैर में दर्द हो जाएगा। फील किए होगे। अगर आप महीना 2 महीना से क्रिकेट छोड़े हुए और एक दिन किसी दिन जाके खेले और बॉलिंग कीजिए, आपके हाथ में दर्द हो जाता है। या अगर बहुत ज्यादा दौड़ के आ जाइए तो आपके यहाँ आपके पैरों में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम दौड़ रहे हैं तो कहाँ की मांसपेशियां एक्टिव है? हमारे पैर की। हमारे पैर की मांसपेशियां एक्टिव है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों? अभाव होगा। तो ऑक्सीजन के अभाव से हमारे मांसपेशियों में किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। और यही लैक्टिक अम्ल के संचय होने से हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? दर्द। तो अगले दिन आप देखते होगे कि आपके पैरों में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। ये सारे लोग फील किए होंगे। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, अगर बहुत दिन से छोड़े हुए हैं तो आपके मांसपेशियों में क्या आ जाता है? दर्द होता है। कभी कभी होता है कि जोश जोश में सुबह उठते जाते एक्सरसाइज करने के, आज से एक्सरसाइज करेंगे, जाके लटक भी लिए, पुशअप भी मार लिए, दौड़ भी लिए, और अगले दिन फिर सुतले रह गए। अगले दिन पूरे बॉडी में क्या रहता है? पेन रहता है। होता है ना पेन? ये किसके वजह से? लैक्टिक अम्ल के संचय होने की वजह से। किसकी वजह से? याद रहेगा। दूसरा हो गया समझ में। पहले में क्या बताए थे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण कराता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्रिया क्या कहलाती है? वो किस में होती है? दूसरा चरण ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में किसका निर्माण करता है? ऑक्सीजन के अभाव में निर्माण करता है लैक्टिक अम्ल का। कहाँ निर्माण करता है? हमारी मांसपेशियों में। जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में क्या आ जाता है? क्रैम्प। मतलब क्या आ जाता है? दर्द आ जाता है। आगे बढ़े। आया समझ में? दिक्कत यहाँ पे? चले आगे। तीसरा समझिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीसरा क्या होगा? पहला था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा था ऑक्सीजन का अभाव, और तीसरा क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुवेट का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद रहेगा। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एवं किसका निर्माण करता है? तथा जल का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? सैवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? तो अब यहाँ ध्यान देंगे। आपको भी खड़ा होना है क्या? मन नहीं लग रहा है? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले हो क्या रहा है ध्यान देंगे। हम जो भोजन ग्रहण कर रहे बच्चों, वो भोजन आपका क्या हो रहा है? किस रूप में आपका जमा हो रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज का अवयवीय श्वसन पहले होगा। अवयवीय श्वसन, श्वसन का कैसा चरण? इस प्रथम चरण में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा। और ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये आंशिक रूप से विखंडित होकर किसका निर्माण करेगी? पायरुवेट का। किसका निर्माण करेगी? याद रहेगा। किसका निर्माण करेगा? पायरुवेट। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए। पायरुवेट है क्या? 3 कार्बन वाला अणु। पायरुवेट क्या है बच्चों? 3 कार्बन वाला अणु। और जो ग्लूकोज का आपका ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है अवयवीय श्वसन में,
जो श्वसन का प्रथम चरण है ये कहाँ हो रहा है? कोशिका तंत्र में। कहाँ हो रहा है? जिसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? अब ये जो आपका पायरुवेट तैयार हो रहा है बच्चों, ये पायरुवेट आपका आगे कितने चरणों में बटेगा? 3 चरण कौन कौन है ये ध्यान में रखना है। एक है बच्चों आपका ऑक्सीजन की, यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, पायरुवेट आपके 3 भागों में आगे जाएगा। कितने भागों में? इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा, इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा। पायरुवेट आपका टूटेगा पहला किसमें बच्चों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहां ध्यान दीजिए, पायरुवेट का पहला चरण क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है बच्चों, तो पायरुवेट टूटकर किसका निर्माण करेगा? याद है कि नहीं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है किण्वन। यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? किण्वन। जो किसमें होती है? जो किसमें होती है? तो प्रथम चरण आया समझ में। ग्लूकोज अवयवीय श्वसन में आंशिक विखंडित होगा। आंशिक विखंडित होकर किसका निर्माण करेगा? पायरुवेट। और ये पायरुवेट आपका कितने चरण में डिवाइड होगा? पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण करेगा? इथेनॉल और यह क्रिया क्या कहलाती है? जो किसमें होता है? अब दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन की अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में सारे बच्चे जवाब देंगे। ऑक्सीजन के अभाव में ये किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है बच्चों? याद रहेगा, ऑक्सीजन के अभाव में ये किसका निर्माण करता है? और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ संचित होता है? कहाँ संचित होता है? मांसपेशियों में संचित होता है। और मांसपेशियों में जब संचित होता है तो क्या करता है? हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। हो गया ये भी। तीसरा आपका क्या बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पायरुवेट टूटकर क्या बनाता है? अब सुनिए, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में है बच्चों, ध्यान देंगे, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होगा। पायरुवेट का, और पूर्ण विखंडन होने पर ज्यादा मात्रा में क्या मुक्त करेगा? ऊर्जा। और क्या मुक्त करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मुक्त करेगा? जल। चूंकि चूंकि यह क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, तो इसको कौन सा श्वसन कहेंगे? वायवीय श्वसन। क्या ये फ्लो चार्ट याद रहेगा? यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ पे हमको तो नजर नहीं आता है, जब हम घूमते आप दोनों गप्पी करते हुए नजर आते हैं, नहीं तो पढ़ाई का तो बात कर ही नहीं रहे होगे, ये भी हमको पता है। ये जो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है बच्चों, जिसमें क्या मुक्त हो रहा है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये क्रिया आपका कहाँ हो रहा है? उपस्थिति में, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? वायवीय श्वसन। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे? वायवीय श्वसन पे। किस पे बात करेंगे? तो वायवीय श्वसन है क्या? श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट। श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट। तो सबसे पहले याद रखिएगा, वायवीय श्वसन, श्वसन का कितना चरण है? दूसरा चरण। वायवीय दूसरा, और वायवीय श्वसन क्या था? प्रथम चरण। और वायवीय श्वसन क्या होगा? श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट
पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। मतलब वायवीय श्वसन कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वायवीय श्वसन कहाँ हो रहा था? और वायवीय श्वसन हो रहा था कोशिका तंत्र में। वायवीय श्वसन कहाँ हो रहा है? याद रहेगा, याद रहेगा। और वायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण, वायवीय श्वसन श्वसन का वो हो रहा है आपका कोशिका तंत्र में। और ये कहाँ हो रहा है? यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है और 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाता है। ये बताए ना कि जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा किस फॉर्म में जमा होती है बच्चों? किस फॉर्म में जमा होती है? एटीपी के फॉर्म में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित की जाती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है उनको संचालित करने के लिए जो ऊर्जा बनती है वो किससे मिलती है? एटीपी से। और जो पायरुवेट टूटता है, जो ऊर्जा मुक्त होता है वो किस रूप में आपका संचित होता है? एटीपी। और एटीपी से जो ऊर्जा में मुक्त मिलती है वो आपका हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं संचालित हो रही है उसको करने में क्या करता है? मदद करता है। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तक श्वसन का क्या था? इंट्रोडक्शन। एक पार्ट आपका श्वसन का क्या हुआ? कंप्लीट। एक पार्ट आपका श्वसन का क्या हुआ? कंप्लीट। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछता है, वैवीय और अवैवीय श्वसन में अंतर। वैवीय और अवैवीय श्वसन में अंतर। तो इनके अंतर को ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अवैवीय और वैवीय श्वसन में अंतर क्या है? ध्यान देंगे। हालांकि अंतर आपको पता चल गया है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान देते हैं सारे बच्चे। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट हुआ याद? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। अवैवीय श्वसन, पहला अंतर देखिए, अवैवीय श्वसन ऑक्सीजन की गलत हो गया, सुनिए, हाँ उल्टा लिख दिया। अवैवीय श्वसन ऑक्सीजन की क्या होता है बच्चों? अनुपस्थिति में। अवैवीय श्वसन ऑक्सीजन की क्या होता है? जबकि वैवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो पहला अंतर तो ऐसे ही याद है कि नहीं? अंतर लिखने बोलेगा तो लिख लीजिएगा कि नहीं? अवैवीय श्वसन कहाँ होता है? सारे बच्चे बोलिए, अवैवीय श्वसन कहाँ होता है? जबकि वैवीय श्वसन, दूसरा वैवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवैवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। देखिए श्वसन की कितनी क्रिया? एक आपका वैवीय और दूसरा, अगर अवैवीय श्वसन की बात करते हैं तो अवैवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ होती है बच्चों? पूरी क्रिया होती है कोशिका द्रव में। और ये श्वसन का कैसा चरण है? जबकि वैवीय श्वसन श्वसन का कैसा चरण? ये जो दूसरा चरण है बच्चों, ये जो आपका दूसरा चरण है ये आपका होता है पहला कोशिका द्रव में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा क्या होता है? आगे ध्यान देंगे, वैवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वैवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों? ये तो बताए ना कि वैवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। जबकि अवैवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेट, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। लास्ट, वैवीय श्वसन में अवैवीय श्वसन की तुलना में बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब अवैवीय श्वसन में तो ऊर्जा की मात्रा बहुत कम निकलती है ना,
जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक निकलती है। तो ये 4 अंतर आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बढ़े आगे। यहाँ पे श्वसन का इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो आप याद कीजिए, हमने जो पोषण पढ़ा था बच्चों, वो पोषण दोनों में पढ़ा था, पौधों में भी और, याद है, पौधों में भी पोषण पढ़े थे और जंतुओं में भी। ठीक उसी प्रकार जब हम श्वसन को पढ़ रहे हैं तो हम पौधों में भी श्वसन पढ़ेंगे और, तो स्टार्ट करते बच्चों पौधों में श्वसन, स्टार्ट करते हम लोग पौधों में। अब सुनिएगा, पौधों में श्वसन की क्रिया को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। सुनेंगे सारे बच्चे, विसरण क्रिया पहले है क्या, विसरण क्रिया पढ़कर आए हैं, क्लास 9th में विसरण था, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चीजें जाती है। विसरण क्रिया में क्या होता है बच्चों, चीजें उच्च सांद्रता से कहाँ जाती हैं, समझिए, इस विसरण क्रिया को समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। विसरण क्रिया में चीजें क्या होती है, उच्च सांद्रता से, जैसे अगर बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, पेड़ के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो ऑक्सीजन बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर, बाहर से कहाँ जाएगा, अगर अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और बाहर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन अंदर से कहाँ आएगा, बाहर, याद रहेगा। विसरण क्रिया में सिंपली याद रखिएगा कि उच्च सांद्रता से कहा जाता है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। किशमिश सब लोग देखे हैं, किशमिश सूखा है, इसको एक कटोरा पानी में डालिए, कहाँ डालिए, तो कटोरों में पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और किशमिश में पानी की मात्रा क्या होगी, रात भर उसको फूलने छोड़ दीजिए, सुबह क्या देखिएगा, किशमिश फूल जाता है। बहुत लोग खाते होंगे पानी में डाल के किशमिश को फुला के, सुबह होते होते किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। किशमिश के अंदर स्टार्टिंग में जब रात में आप डाल रहे थे, पानी की मात्रा क्या थी, कम, मतलब बाहर पानी की मात्रा क्या थी, ज्यादा, अंदर पानी की मात्रा क्या थी, तो रात भर में पानी की मात्रा क्या हो गई, बाहर से कहाँ चल गई, मतलब उच्च सांद्रता से कहाँ चली गई। तो विसरण वह क्रिया है जिसमें चीजें उच्च सांद्रता से कहाँ जाती है, उच्च सांद्रता से जाती है, याद रहेगा। तो पौधों में ध्यान दीजिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया द्वारा होता है और कैसे होता है, शरीर की सतह से। सबसे पहले याद रखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पौधों में श्वसन की क्रिया किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा, याद रहेगा। पौधों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है और कैसे, शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की, आगे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की खरी त्वचा पर स्थित वाद रंध्रों एवं अंतःकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, ये जो विसरण की क्रिया होती है पौधों में, ये विसरण की क्रिया पौधे के शरीर की सतह से होती है, मतलब पौधे का हर एक भाग, ये इंपॉर्टेंट है सुनिए, पौधे का हर एक भाग आपका विसरण क्रिया करता है, पत्ती अलग करता है, तना अलग करता है और जड़ अलग करता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों, स्टोमेटा रंध्र, तना में पाया जाता है, तना और जड़ में क्या पाया जाता है, वात रंध्र, क्या पाया जाता है, ये भी आपका एक रंध्री होता है, बट आपका तना और जड़ क्या होता है, मोटा होता है ना, करी होता है, करा त्वचा होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, वात रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा छेद है, इस छेद को क्या कहा गया है, वात रंध्र, याद रहेगा। गैसों के आदान प्रदान करने के लिए
सबसे पहले ये गैस इसको कहाँ से मिल रहा है? वातावरण से। ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए पौधों को भी किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ ध्यान दे, श्वसन क्रिया करने के लिए भी पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? वायुमंडल। ये ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? अब ये जो वायुमंडल ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो इसके लिए याद रखिएगा, पौधों में आपका एक विशेष अंग होता है। पत्तियों में पाया जाता है क्या? रंध्र। जबकि तना और जड़ में क्या पाया जाता है? वाद रंध्र। पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र। जबकि तना और जड़ में क्या पाया जाता है? तो वही चीज यहाँ पे लिखे है बच्चों। पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की करी त्वचा पर स्थित वाद रंध्रों एवं अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में क्या करती है? प्रवेश करती है। आगे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। आपको ये तो पता है ना कि पौधे के जड़ मिट्टी में पूरा फैला हुआ रहता है। अगर आप पौधे को उखाड़ते हैं तो जड़ देखते हैं मिट्टी के साथ उखड़ता है। कभी नोटिस किए इस चीज को? यहाँ ध्यान देंगे, पीछे बेंच एक आदमी पे कर रहा है, आप लोग का तो फोकस यहाँ होना चाहिए। आपने इस चीज को नोटिस किया बच्चों कि जब आप पौधे को उखाड़ते हैं तो जड़ जो करता है वो मिट्टी के साथ आता है। मतलब जड़ क्या फैला हुआ रहता है? मिट्टी के बीच में। और मिट्टी के बीच में आपका क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन, मतलब हवा भरा हुआ है। क्या मिट्टी के बीच में हवा भरा होता है? हाँ या ना? देखिए कभी फील किए हैं? क्या फील किए हैं? जब हम मिट्टी में पानी देते हैं तो मिट्टी से बुलबुला निकलता है। कभी नोटिस किए होगे? वो बुलबुला निकलने का क्या मतलब कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हवा। हवा मतलब उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। तो मिट्टी के कणों के बीच क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। वहां से ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है? जड़। जड़ ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण कर रहा है? मिट्टियों के कणों के बीच में उपस्थित ऑक्सीजन से। याद रहेगा। बाकी तो वायुमंडल से ले रहा है। तना और पत्ती तो वायुमंडल में है, लेकिन जड़ आपका कहाँ है? मिट्टी के अंदर। जड़ आपका कहाँ है? तो जड़ आपका कहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है? मिट्टी के कणों के बीच जो हवा है उससे। जड़ों से निकलने वाले मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच क्या होती है? फैली होती है। देखिएगा, कभी आपने जड़ निकाला है? पौधे का जब जड़ निकालते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा, जैसे ये मेन जड़ है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये एक जड़ है, ये एक जड़ है। इस जड़ में आप देखिएगा बहुत पतला पतला है, ऐसे ऐसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी नोटिस किए हैं? सारे बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जब भी जड़ निकालते हैं तो मेन जड़ के आसपास बहुत पतला पतला ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी नोटिस किए? अब वही नोटिस किया होगा जो बागवानी वगैरह करता है, मतलब पेड़ पौधा लगाता है, उसको पता होगा। और नहीं पता तो इस बार अगर निकालेंगे तो ध्यान में रखेगा कि जड़ एक तो मेन जड़ के बाद भी बहुत सारा जड़, उस जड़ के पतला पतला बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला होता है। ध्यान दीजिएगा, जड़ों से निकलने वाले मूल रोम, इस पतले पतले, ध्यान दीजिए, ये पतले पतले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहते हैं बच्चों? मूल रोम। मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच क्या रहती है? फैली रहती है। यही मूल रोम बच्चों कहाँ फैली हुई है? मिट्टी के कणों के बीच। यही मूल रोम किसके बीच फैली हुई है? मिट्टी के कणों के बीच। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही मूल रोम से जड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। पुरानी जड़ों में, कहा? पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रोम नहीं होते। ऐसी जड़ों में तने की त्वचा की तरह वाद रंध्र पाए जाते हैं। जो पुराना होता है बच्चों, पुराना जड़, जैसे आपने पीपल का पेड़ देखा है, उसकी जड़ क्या इतनी पतली पतली होगी? कभी नोटिस किए पीपल के जड़ को? बरगद के पेड़ के जड़ को क्या इतनी पतली पतली होती है? वो इतनी मोटी मोटी होती है।
तो मोटे मोटे जड़ों में मूल रोम, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, मोटे मोटे जड़ों में आपका मूल रोम नहीं होता। क्या पाया जाता? क्या पाया जाता? तो वाद यंत्र के द्वारा क्या करती है, आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, एक्सचेंज करती है। याद रहेगा हमने आपको क्या बताया, पौधों में श्वसन की बात हो रही है, पौधों में श्वसन की बात हो रही है, तो बच्चों याद रखिएगा, पौधों में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा? पौधों में श्वसन कौन सी क्रिया द्वारा? अब विसरण क्रिया द्वारा जो होता है वो होता है शरीर की सतह से। किससे? शरीर की सतह से जो विसरण क्रिया द्वारा हम लोग कर रहे हैं बच्चों, तो शरीर की सतह से मतलब जड़ अलग करेगा, तना अलग करेगा, और पत्ती, जड़ और सॉरी, पत्ती और तना में रंध्र और क्या पाया जाता है, वाद रंध्र। पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र, और तना में क्या पाया जाता है। लेकिन जड़ों में अलग चीज होता है, जड़ में जड़ जो शोषण करता है वो किसके द्वारा, ये मूल रोम है क्या, ये जो आपका मेन जड़ है बच्चों, इस मेन जड़ में बहुत पतले पतले हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, मूल रोम। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, मूल रोम। इसी मूल रोम के द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, ये गैसों का आदान प्रदान कैसे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा समझिए। ये जो मूल रोम है बच्चों, ये मूल रोम आपका कहाँ फैला होता है, मिट्टियों में। ये मूल रोम आपका कहाँ फैला रहता है, मिट्टियों में। और मिट्टी में जो हवा होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच जो क्या होते हैं बच्चों, हवा होते हैं, उस हवा से आपका क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन जो पुराने जड़ होते हैं, पुराने जड़ मतलब लाइक पीपल का गाछ हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, क्या इनके जड़, हाँ इनके जड़ इतने ही पतले हो गए, उनके जड़ तो बहुत मोटे मोटे होते हैं ना। तो पुराने पौधों के जड़ों में आपका मूल रोम नहीं पाया जाता, उनके जड़ों में भी क्या पाया जाता है, वादरन। त्वचा के जैसा क्या पाया जाता है, वादरन। याद रहेगा। ये स्लाइड हुआ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, इन्हीं वाद रंध्रों के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो वाद रंध्र है, इसी के द्वारा आपका क्या होता है बच्चों, गैसों का। इसी कारण से पौधे की जड़ों में लंबे समय तक जल जमाव होने से पौधे मर जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा, आपने क्या नोटिस किया है, आपने नोटिस किया ये होगा बच्चों, कि जब आप पौधे में लंबे समय तक पानी जमा कर दे, मतलब आपने गमले में कभी बरसात के समय देखा होगा, लंबे टाइम तक अगर उसमें क्या जमा है, पानी जमा है, तो वो पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। क्योंकि लंबे समय तक पानी भरे होने की वजह से मिट्टी में क्या की मात्रा नहीं होती है, मिट्टी में क्या की मात्रा नहीं होती है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो क्या शोषण कर पाएगा, क्या नहीं, शोषण नहीं कर पाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा। तो श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो आपका क्या होगा, जल का जमाव हो जाएगा, और जल के जमाव होने के वजह से पौधा आपका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जलीय पौधे भी विसरण क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं श्वसन क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। जो आपका जलीय पौधा है, जो आपका कैसा पौधा है, जलीय पौधा, वो जलीय पौधा आपका किससे आपका ग्रहण करता है, वो आपका किससे ग्रहण करता है। ध्यान ध्यान देखिए आगे,
आगे बात करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान की दिशा उनकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। श्वसन की क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो 24 घंटा होता है। तो क्या होता है बच्चों, मतलब श्वसन की क्रियाएं आपके दिन में भी होती है, और लेकिन दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। दिन के समय जब पौधे आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पौधे भी श्वसन के लिए क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और क्या निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से पौधे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है। रात्रि में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अतः श्वसन से CO2 गैस रंध्र द्वारा निकलती है। मतलब दिन के समय रंध्र कहाँ पाया जाता है, पहले ये बताइए। पत्तियों में, पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, यहाँ ध्यान दीजिए, पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र। अब ये रंध्र का फेनोमेना अलग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दिन के समय, दिन के समय ये जो रंध्र है ये क्या निकालता है, ऑक्सीजन। दिन के समय ये रंध्र आपका क्या निकालता है, ऑक्सीजन। किस समय, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय ये कौन सी क्रिया कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्ती, याद ध्यान दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा होगा, पत्ती। ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा होगा, जबकि तना और जड़ अब भी क्या निकालना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्ती ही केवल क्या निकालेगी, ऑक्सीजन निकालेगी। तना और जड़ ऑक्सीजन नहीं निकालेगी दिन के समय। लेकिन अगर यही रात हो जाए बच्चों, तो रात के समय पत्ती भी क्या निकालेगी, तना और जड़ तो निकाल ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती भी रात में क्या निकालेगी, क्योंकि रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, इसलिए रंध्रों से रात में भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा, पौधों में जो श्वसन की क्रिया है वो उनके आवश्यकता के अनुसार है। दिन के समय अलग और रात के समय, दिन में पौधे क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय दिन में पत्तियों से क्या निकलता है, लेकिन क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है क्या, तो रात में पत्तियां क्या निकालेगी। ये चीजें आपको क्वेश्चन में ही बताए थे कि हमें क्यों बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे भूत रहता है, रहता है ना, नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि रात के समय पौधे क्या मुक्त करते हैं, और हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की विधि से क्या होती है, अलग। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन की क्रिया से क्या होती है बच्चों, अलग होती है। चलिए, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। क्या हम लोग के अंदर ऐसा है क्या, हमारा अलग अलग ऑर्गन अलग अलग श्वसन की क्रिया कर रहा है। हमारे अंदर श्वसन करने के लिए क्या है बच्चों, एक विशेष अंग है ना, नोज और माउथ, इसके द्वारा ही ना श्वसन कर रहे हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया को करने के लिए क्या पाया जाता है, आपका अलग अलग अंग अलग अलग श्वसन कर रहा है। पत्ती अलग श्वसन कर रहा है, जड़ अलग कर रहा है, और तना अलग कर रहा है। जबकि जंतुओं में ऐसा, दूसरा, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता। देखिए, हमारे अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ आता है, फेफड़ों में। वो कहाँ आता है, और फेफड़ों से होते हुए रक्त परिवहन द्वारा पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, परिवहन हो जाता है। पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता, पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता, पौधों में आपका परिवहन की क्रिया नहीं होती। इसलिए, इसलिए पौधों में आपका श्वसन क्रिया क्या होता है बच्चों, अलग अलग। पौधों में श्वसन क्रिया क्या होता है, अलग अलग।
पत्ती अलग कर रहा है, तना अलग कर रहा है और जड़ अलग कर रहा है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होती है? धीमी। अच्छा, पौधा तो रुका हुआ है ना, क्या पौधा हमारे तरह एक्टिव है क्या? हम लोग की तरह इधर उधर जा रहा है क्या? तो हमें जो ऑक्सीजन की आवश्यकता, यहाँ ध्यान देंगे, क्या हो रहा है वहां पे, यहाँ चेक कीजिए ना, बोले हम बैठने हैं। पौधों में आपका जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो कम होती है, मतलब श्वसन दर क्या होती है बच्चों? धीमी होती है। क्यों? क्योंकि पौधा एक ही जगह क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन अगर हमारे जैसे जंतुओं की बात किया जाए तो हम लोग तो एक्टिव है ना बच्चों, हम इधर उधर जाते हैं, तो हमारे को श्वसन का जो श्वसन दर है हमारा वो ज्यादा स्पीड होता है। अच्छा, कितना करते हैं? 1 मिनट में हम लोग कितनी बार आपका ब्रीदिंग कर लेते हैं? वो तो धड़कन दिल धड़कता है। एक दिन में 1 मिनट में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है बच्चों वो 12 से 20, 12 से, मतलब अच्छा ब्रीदिंग रेट समझते हैं? श्वसन दर, एक बार इनहेलेशन, एक बार एक्सलेशन, मतलब एक बार ऑक्सीजन अंदर लिए, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये एक दर हुआ। ऐसा ऐसा 1 मिनट में हम लोग कितना करते हैं? 12 से 20। जब कब नॉर्मल सिचुएशन, जैसे अभी बैठे हुए हैं और या हम पढ़ा रहे हैं नॉर्मली, तो 12 से 20 बार। लेकिन जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। चले, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। कल पढ़ेंगे आपका जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक चीजों को अच्छे से रिवीजन करके आइएगा।